हेलो गाइस, अ वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज में बहुत बहुत स्वागत है। आज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक छोटी सी दरख्वास्त है आप लोगों से कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूल मत जाइएगा। तो इसी छोटी सी दरख्वास्त को आप लोगों के सामने रखते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस, हम आज फिर से बात करेंगे द बैटमैन मूवी के बारे में। द बैटमैन 2022। द बैटमैन अगले साल रिलीज़ हो रही है मार्च के महीने में, मार्च 2022। ऑफ कोर्स ये वार्नर ब्रदर्स की मूवी है, DCEU की मूवी है, यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स, और ये मूवी डायरेक्ट की है मैट रीव्स ने। आज मैं आप लोगों के साथ 6 ऐसे वजहों के बारे में बात करना चाहूँगा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगले साल यानी कि 2022 में द बैटमैन मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है। ये मेरे पर्सनल ख्याल हैं, ये मेरी थिंकिंग है कि ये मूवी अगले साल बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा कमाल दिखाएगी। तो मैं अपने ये 6 रीज़न्स कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या 6 स्पेशल बातें कह सकते हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है अगले साल द बैटमैन मूवी बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने वाली है। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए एक स्पॉइलर वार्निंग रखना चाहूँगा। वैसे तो स्पॉयलर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग रहेगी। तो चलिए कुछ 6 पॉइंट्स हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, हम एक नए एनर्जेटिक, एग्रेसिव, फास्ट, फ्रेश और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक यंग बैटमैन को देखने वाले हैं आफ्टर 2005। 2005 के बाद हम कई सालों के बाद एक नया बैटमैन देखने वाले हैं। जो नया बैटमैन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उम्र में काफ़ी यंग है, क्योंकि बैन एफ्लेक थोड़े से एजड बैटमैन थे, उसके बाद ये बैटमैन काफ़ी यंग है। क्रिस्टोफर नोलन की जो क्लासिक ट्रिलॉजी थी उसमें बैटमैन का कैरेक्टर निभाया था क्रिश्चियन बेल ने। उसके बाद इस मूवी का बैटमैन काफ़ी यंग है। ऑल्दो क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रिलॉजी का DCEU से कोई कनेक्शन नहीं है, वो स्टैंड अलोन ट्रिलॉजी थी, उसका किसी भी यूनिवर्स या मल्टीवर्स से कोई कनेक्शन नहीं है और आगे भी नहीं होगा। तो हमें 2005 के बाद एक टोटली न्यू फ्रेश यंग बैटमैन दिखने वाला है जिसका मेन पावर है उसकी रेज और उसका एंगर क्राइम के खिलाफ, यानी कि उसका गुस्सा और उसका अनकंट्रोलेबल वायलेंस ही उसकी असली ताकत है। नंबर 2, मोर देन वन विलन, ए बंच ऑफ विलन्स। एक से ज़्यादा विलन्स है इस मूवी में, ये एक खासियत है इस मूवी की। विलन्स भी नए हैं और फ्रेश हैं। ये विलन्स इससे पहले बैटमैन की मूवीज़ में नहीं दिखे हैं। पहले टीज़र ट्रेलर और अक्टूबर के महीने में जो फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हुआ उससे हमें दिख चुके हैं पेंगुइन, रिडलर, इसके अलावा कैरमाइन फैल्कॉन भी है मूवी में और जोकर के फॉलोअर्स भी दिख रहे हैं, यानी कि ज़्यादा विलन्स, ज़्यादा एक्शंस। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कॉलिन फेरल के लिए जो निभा रहे हैं पेंगुइन का कैरेक्टर, और इस मूवी में उनका लुक काफ़ी डिफरेंट है और वो एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन एक्टर हैं, तो उनसे मैं एक उम्दा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नंबर 3, मोर एक्शंस, मोर ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक एक्शंस। हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिख रहा है ट्रेलर्स में, काफ़ी रफ एक्शंस हैं और बैटमैन का जो एटीट्यूड है इस मूवी में तो हमें मर्सीलेस रॉ एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इससे पहले जितने भी बैटमैन हमने सेलुलॉइड में देखे हैं वो मुझे अपरेंटली स्लो लगते हैं एक्शंस करते वक्त। तो ये बैटमैन जो ट्रेलर्स में हमें दिख रहा है ये काफ़ी फास्ट लग रहा है और एक्शन सीक्वेंसेस काफ़ी रॉ और ब्रूटल होने वाले हैं, तो ये मूवी की एक और ख़ासियत है। नंबर 4, द कैरेक्टर ऑफ रिडलर। रिडलर जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर को अभी तक प्रॉपरली स्क्रीन पर दिखाया नहीं गया है। अक्टूबर के महीने में रिलीज़ हुए ऑफिशियल ट्रेलर में भी इस कैरेक्टर का लुक पूरी तरह से दिखाया नहीं गया है। अभी तक ये कैरेक्टर काफ़ी सीक्रेट है। ये कैरेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और र्यूमर्स ये है कि यही कैरेक्टर इस मूवी का मेन विलन है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या रिडलर को बैटमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी पता है? क्या रिडलर जानता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है? और शायद वो जानता है इसलिए वो बैटमैन के साथ एक ख़तरनाक खेल खेल रहा है। लेकिन अगर रिडलर बैटमैन की आइडेंटिटी जानता है तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है मूवी के लिए। अगर वो बैटमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी जानता है तो वो
इसी मूवी में ख़त्म नहीं होगा, वो आगे भी कंटिन्यूएशन रहेगी। और क्या रिडलर पूरी दुनिया को बता देगा कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है या नहीं, तो ये एक सीक्रेट पॉइंट है। और ये जो रिडलर कैरेक्टर है ये काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है। ये बैटमैन जितना ही पावरफुल है, और इसकी मेन पावर है इसकी आइडियोलॉजी और इसका हेट सिस्टम और सोसाइटी के ख़िलाफ़। सिस्टम और सोसाइटी से जो ये घृणा करता है, यही इसकी मेन पावर है। आप ये कह सकते हैं कि बैटमैन और रिडलर दोनों एक ही तरह के कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक अच्छाई की राह पर है और एक बुराई की राह पर है। तो इन दोनों का क्लैश काफ़ी देखने लायक होगा। और र्यूमर्स ये है कि पॉल डानो ने रिडलर के कैरेक्टर में टेरिफिक परफॉर्मेंस दी है। नंबर 5, सबसे बड़ा रीज़न, क्या वॉकिन फिनिक्स का जोकर इस यूनिवर्स में है? काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि हमने ट्रेलर में जोकर की तरह मेकअप किए हुए काफ़ी गुंडे देखे हैं, जिनको देखकर ये लगता है कि ये जोकर के फॉलोअर्स हैं। और जोकर के बिना बैटमैन अधूरा है। ये तो काफ़ी हद तक तय है कि इस मूवी के 2 और पार्ट आएंगे, ये एक ट्रिलॉजी बनेगी। अगर ये ट्रिलॉजी बनती है तो कौन होगा जोकर? फिर से एक बार अगर कोई एक और एक्टर जोकर का कैरेक्टर प्ले करेगा, तो ये कैरेक्टर थोड़ा सा चीप हो जाएगा, इसका वेट थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा, क्योंकि जोकर एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। बार बार डिफरेंट एक्टर्स इस कैरेक्टर को प्ले करते रहेंगे तो ऑडियंस इतना जुड़ नहीं पाएंगे। तो इस वजह से काफ़ी चांसेस हैं कि वॉकिन फिनिक्स का जोकर इस यूनिवर्स में हो सकता है। लेकिन ऐसा होने के लिए थोड़ा सा टाइमलाइन में एक गैप है, क्योंकि जो जोकर मूवी आई थी 2019 में, उसमें जो छोटा बच्चा दिखाया गया था, जो छोटा ब्रूस था, उसका एज और इस अभी के मूवी के बैटमैन का एज और जोकर का एज, तो थोड़ा सा गैप है। लेकिन फिर भी पॉसिबल है कि वॉकिन फिनिक्स का जोकर इस यूनिवर्स में हो। और जैसा कि द फ्लैश की मूवी आने वाली है, जो डीसी में भी एक मल्टीवर्स सेटअप करने वाली है, तो ये पॉसिबल है कि हमें वॉकिन फिनिक्स का जोकर इस नए बैटमैन के यूनिवर्स में दिख सकता है। और ये काफ़ी बड़ी बात है। आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक एक्सपीरियंस्ड जोकर, एक एजेड जोकर, एक्सपीरियंस्ड जोकर जब एक यंग बैटमैन के सामने होगा, तो इन दोनों का टकराव कितना देखने लायक होगा। तो ये एक और ख़ासियत है इस मूवी की। नंबर 6, शायद इस यूनिवर्स में कोई सुपर हीरो है ही नहीं। ट्रेलर्स में अब तक हमने जितने भी विलन्स को देखा है, वो बैटमैन से काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इन विलन्स को कोई आइडिया ही नहीं है कि एक सुपर हीरो कैसा होता है। शायद इस यूनिवर्स में सुपरमैन, फ्लैश या और कोई ऐसे हीरोज़ नहीं हैं। ये बैटमैन ही है जो अचानक गोथम शहर में अपीयर हुआ है, और ऐसे एक फिगर को देखकर विलन्स की काफ़ी फटी पड़ी है। उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है वो लोग क्या करें, कैसे बचे इस कैरेक्टर से, इस नए एक सुपर हीरो से। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस यूनिवर्स में अब तक कोई सुपर हीरो नहीं है, और ये बात भी इस मूवी को एक ख़ास मूवी बनाती है। सो गाइज़, ये थे वो 6 पॉइंट्स जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मूवी अगले साल एक ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस मूवी में बैटमैन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट पैटिंसन। रॉबर्ट पैटिंसन के लिए ये एक बड़ा और क्लासिक कैरेक्टर है और एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे, तो काफ़ी फैंस इस बात से नाखुश थे। मैं भी काफ़ी सरप्राइज़ था कि रॉबर्ट पैटिंसन कैसे बैटमैन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। वो उस कैरेक्टर को सूट नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। तो दुनिया भर से काफ़ी फैंस नाराज़ हुए थे इस डिसीजन से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास में भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, जब भी ऐसा होता है कि कोई एक्टर किसी एक कैरेक्टर के लिए चूज़न होता है, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये एक्टर इस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले नहीं कर पाएगा, और तभी ऐसा होता है। काफ़ी केसेस में ऐसा हुआ है कि वो एक्टर सबको नेगेटिव साबित करता है और एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देकर ये प्रूफ करता है कि वो कितना कैपेबल है। अगर हम एग्जांपल देखने जाएँ तो हम देख सकते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिनको आयरन मैन के लिए जब चुना गया था, तब उनका कैरियर इतना अच्छा नहीं था, और बहुत लोगों ने सोचा था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मूवी रिलीज़ हुई उसके बाद तो द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उससे भी ज़्यादा एक और कैरेक्टर है जोकर, जिस कैरेक्टर को प्ले किया था लेट लेजेंड हीथ लेजर ने। जब हीथ लेजर को इस कैरेक्टर के लिए चुना गया था, तब बहुत लोगों ने इस बात पर नाराज़गी जताई थी। लेकिन जब मूवी रिलीज़ हुई 2008 में बैटमैन द डार्क नाइट,
उसके बाद तो मतलब बॉक्स ऑफिस हो या दुनिया भर में ये जोकर कैरेक्टर एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया, सिर्फ और सिर्फ हीथ लेजर के लेजेंडरी परफॉर्मेंस के लिए। हीथ लेजर ने उस कैरेक्टर में जो परफॉर्मेंस दिया है उसको ब्रेक करना तो लगभग नामुमकिन है। जब तक सिनेमा है, जब तक मूवीज़ बनती रहेंगी, हीथ लेजर को याद किया जाएगा जोकर कैरेक्टर के लिए। हीथ लेजर के लिए ही एक्टर्स को काफ़ी परेशानी होती है। जब भी नए एक्टर्स जोकर के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आते हैं तो वो एक अलग ही प्रेशर में चले जाते हैं। ऑल्दो वॉकिन फिनिक्स ने जोकर के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से निभाया है और उन्होंने ऑस्कर भी जीता है, लेकिन फिर भी जब भी जोकर नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में पहले हीथ लेजर ही आते हैं। और मैं पर्सनली हीथ लेजर के उस परफॉर्मेंस का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, दीवाना हूँ, ऑब्सेस्ड हूँ मैं उनके उस मूवी के परफॉर्मेंस से। हीथ लेजर के परफॉर्मेंस की वजह से ही स्टूडियो को जोकर के ऊपर एक सोलो मूवी बनानी पड़ी। ये हम फैंस की बदकिस्मती है कि हमने एक लेजेंडरी एक्टर को काफ़ी कम उम्र में खो दिया, वरना आप सोचिए कि क्रिस्टोफर नॉलन की ट्रिलॉजी की जो आखिरी पार्ट थी, द डार्क नाइट राइजेस, उसमें जोकर का कैरेक्टर भी था। अगर वो होते उस मूवी में तो सोचिए आप, मूवी तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला देती। तो यहाँ पर मैं रॉबर्ट पैटिंसन को हीथ लेजर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। हीथ लेजर वो लेजेंड है, लेजेंड रहेंगे, उन्होंने इतिहास रच दिया है, उनकी तुलना किसी और के साथ नहीं हो सकती है। लेकिन मैं रॉबर्ट पैटिंसन से ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि वो भी एक उम्दा और बढ़िया और टेरिफिक परफॉर्मेंस देंगे और हेटर्स का मुंह बंद करेंगे और ये साबित करेंगे कि बैटमैन के कैरेक्टर के लिए वो कितना परफेक्ट है और ये डिसीजन कितना सही है, ये रॉबर्ट पैटिंसन साबित करेंगे। ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मूवी को रिलीज़ होने के लिए सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं, तो हम फैंस को अभी से प्रिपेयर होना चाहिए इस ब्लॉकबस्टर के लिए, इस सुनामी के लिए, इस महा मूवी के लिए जो बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है। और गाइज़, मेरे चैनल पर द बैटमैन मूवी की पूरी डिटेल वीडियो है, जिसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन की है और जो भी प्लॉट है, जितनी भी कहानी अब तक हमें पता चली है, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल और डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। वो DCEU प्लेलिस्ट के अंदर है, आप लोग जाइए उस वीडियो को भी देखिए और बताइए कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं मेरे इन पॉइंट्स को लेकर, कमेंट्स में बताइए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।